मानव इतिहास का ये आखिरी लूनर न्यू ईयर होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। एक अभूतपूर्व सोलर फ्लेयर विस्फोट के बाद पूरी दुनिया पर मौत जैसी ठंडी लहर टूट पड़ी। उस दिन के बाद से वसंत हमेशा के लिए गायब हो गया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही दुनिया का तापमान तेजी से गिरकर सीधे -50 डिग्री तक पहुंच गया। मैं जिस रिटर्न कम्यूटर ट्रेन में सफर कर रहा था, वो भयंकर बर्फीले तूफान की वजह से पहाड़ों के बीच फंस गई। बाहर का तापमान -100 डिग्री पर गिर चुका था और ट्रेन का पूरा पावर ग्रिड बंद हो गया था। ट्रेन के अंदर लोग बची हुई थोड़ी बहुत सप्लाई के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे और मेरी गर्लफ्रेंड लू रुहियान सिर्फ एक एक्सट्रीम वेदर सर्वाइवल सूट पाने के लिए उसने मुझे ट्रेन के दरवाजों पर जमी बर्फ हटाने के बहाने बाहर भेज दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया, उस बर्फीले नरक में मरने के लिए छोड़ दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर उसी ट्रेन में था, उसी डरावने सफर में उसके साथ। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार मैं पहले ही ट्रेन से उतर गया, पूरी तैयारी के साथ। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पहले से लगाए गए ट्रेल मार्कर्स का पीछा करते हुए मैं बर्फ के बीच आगे बढ़ता गया और आखिरकार अपने गर्म सुरक्षित बंकर तक पहुंच गया। किसी को नहीं पता था कि मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो पोस्ट होल कम्यूटर ट्रेन नरक की 1 वे टिकट बन जाएगी। अचानक मेरे चेहरे पर गर्म हवा का झोंका पड़ा, मेरी आंखें झटके से खुली, पुतलियां फैल गईं। मैं अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। मेरे बगल में बैठी लड़की डर कर पीछे हट गई। मैंने तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, न फ्रॉस्ट बाइट न सड़ती हुई त्वचा। मैंने सिर पीछे झटका और ट्रेन के केबिन में ही पागलों की तरह हंसने लगा। इस जिंदगी में मैं सिर्फ जिंदा नहीं बचूंगा, मैं उन दरिंदों को उनकी असली सजा भी दूंगा। उसी वक्त मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये लू रुहियान का मैसेज था। बेबी, मुझे एक बैग बहुत पसंद आया है, सिर्फ 28,000 का है और लिमिटेड एडिशन भी। वो मैसेज देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। मैंने महीनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर पैसे बचाए थे, अपने सारे क्रेडिट कार्ड तक खाली कर दिए थे, सिर्फ उसके लिए वो बैग खरीदने के लिए। और बदले में क्या मिला? यू आर द बेस्ट बेबी। लेकिन जब दुनिया खत्म होने लगी, उसी ट्रेन में आधे सूखे बिस्किट के लिए उसने मुझे गालियां दी, मुझे निकम्मा कचरा कहा और आखिर में अपने ही हाथों से मुझे मौत की तरफ धक्का दे दिया। फोन की स्क्रीन को घूरते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी निर्दयी मुस्कान फैल गई। 28,000 काफी नहीं है, मैंने टाइप किया। मैं तुम्हें 50,000 रुपए भेज रहा हूँ, अपने लिए इससे भी बेहतर वाला खरीद लो। मैं उसे झूठे सपनों में उलझाए रखना चाहता था ताकि उसे मेरी असली योजना का जरा भी अंदाजा न हो। फिर मैंने आंखें बंद की और याद करने लगा, पिछली जिंदगी में वो ट्रेन आखिर रुकी कहाँ थी। तब अफवाहें थीं कि उस इलाके के पास एक विलुप्त ज्वालामुखी दरार मौजूद है। धरती के बहुत नीचे उबलते हुए मैग्मा की नदी बहती थी, जिसकी वजह से वो इलाका साल भर गर्म रहता था। इस जन्म में मैं उसी पहाड़ के अंदर अपना किला बनाऊंगा, एक ऐसा अभेद्य जियोथर्मल इको बंकर जिसे कोई तबाह नहीं कर सकेगा। उसके तुरंत बाद मैंने हर लोन ऐप खोलना शुरू कर दिया जो मुझे मिल सकता था। मेरा फोन लगातार नोटिफिकेशन से बजने लगा, स्क्रीन वेरिफिकेशन कोड से भर गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरा बैंक बैलेंस 50,000 से बढ़कर सीधे 12 लाख युआन तक पहुंच गया। अब अगला कदम था अपनी हर संपत्ति बेच देना। मेरे पास सिर्फ 5 दिन थे और मुझे हर हाल में बेहिसाब पैसा जुटाना था। मैं बाथरूम में गया और चेहरे पर ठंडा पानी मारा। लू रुहियान और इस अभिशप्त दुनिया, खेल अब शुरू होता है। अगले दिन मैं प्रॉपर्टी एक्सचेंज सेंटर से बाहर निकला। फोन निकालकर मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। अगर सब कुछ सही रहा तो 3 दिन में मेरे पास कुल 45 लाख युआन होंगे और लू रुहियान को पूरी तरह अंधेरे में रखने के लिए मैं उसे सीधे लुई विटॉन के शोरूम ले गया। उस दिन मैंने उसे दिखाया कि प्रलय से पहले की असली ऐशो आराम वाली जिंदगी कैसी होती है। मैंने मौके पर ही 2,60,000 युआन का डिजाइनर बैग खरीद दिया। पॉश मैकान के लिए सबसे महंगा बॉर्डो रेड इंटीरियर चुना। भले ही कार मिलने में 1 महीना लगने वाला था, लेकिन मैंने बिना झिझक 50,000 युआन की एडवांस पेमेंट कर दी। उसके बाद मैं उसे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर पर ले गया। 20,000 युआन की 1 बोतल रेड वाइन। मैंने बिना पलक झपकाए 2 बोतल ऑर्डर कर दी। लू रुहियान खुद को किसी सपने में महसूस कर रही थी। वो लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करके सबको जलाने में लगी हुई थी। उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। डार्लिंग, तो हम शादी कब कर रहे हैं? माँ कह रही थी कि जैसे ही दहेज मिल जाएगा हम इसी साल शादी कर सकते हैं। मैंने धीरे से वाइन ग्लास घुमाया और शहर की चमकती रात को देखते हुए मुस्कुराया। दहेज कोई समस्या नहीं है, लेकिन शायद मुझे कुछ समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। कंपनी का दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैंने ये डील पूरी कर ली तो सिर्फ दहेज नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरा लग्जरी विला खरीद दूं। मैं बिना एक पल रुके उसके सामने झूठ बोलता रहा। अब तक लू रुहियान पैसे की चमक में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसे जरा भी शक नहीं था कि मैं क्या योजना बना रहा हूँ। उसे सिर्फ इतना दिख रहा था कि उसका निजी एटीएम अब एक पैसे छापने की मशीन बन चुका है। उस रात देर से मैं पूरी तरह नशे में धुत लू रुहियान को उसके किराए के अपार्टमेंट तक छोड़ने गया। खाली सड़क पर खड़े होकर मैंने उसकी खिड़की की रोशनी की तरफ देखा। अच्छी नींद लेना लू रुहियान, क्योंकि जब तुम सुबह उठोगी तब तक ये पूरी दुनिया बदल चुकी होगी और तुम्हारा सबसे भयानक दुष्स्वप्न शुरू हो चुका होगा। उसी समय मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। फंड्स रिसीव, घर गिरवी रखने का आखिरी पेमेंट, कार बेचने के पैसे और ऑनलाइन लोन की अंतिम रकम, सब कुछ मेरे अकाउंट में आ चुका था। अब मेरे पास कुल 46,80,000 युआन की नगद रकम थी। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। सप्लाई लिस्ट, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और वो बेहद जरूरी जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ मेरी याददाश्त में हमेशा के लिए दर्ज था। ज़ैंग चोंग में मेरा हर इंतजाम पूरा हो चुका था। अब अगला पड़ाव
था युनलिंग। दक्षिण पश्चिमी सीमा पर मौजूद होंगीवान पर्वतों के अंदर छिपी हुई उस गुफा को ढूंढना ये चीन का सबसे खतरनाक और कठिन पहाड़ी इलाका था। एक मॉडिफाइड जीप रैंगलर कंकड़ पत्थरों से भरे घुमावदार रास्ते पर बुरी तरह संघर्ष करती हुई ऊपर चढ़ रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था, आंखें बाज की तरह आसपास के इलाके को स्कैन कर रही थी। पास वाली सीट पर फैला हुआ था एक डिटेल्ड कॉन्टूर मैप, उसमें लाल घेरे से मार्क किया गया था K03 जोन नॉर्थ युनलिंग। मैंने खुद से बड़बड़ाया। पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक K1109 ट्रेन ठीक 40 किलोमीटर आगे ईगल बी क्लिफ ब्रिज पर खराब हुई थी। मेरे दिमाग में फिर वही खूनी यादें चमक उठी। भयंकर बर्फीले तूफान ने पूरे पहाड़ को सील कर दिया था। ट्रेन की बिजली खत्म हो चुकी थी। हजारों लोग उस जमी हुई लोहे की कब्र में फंसे हुए थे। कुछ लोगों ने ट्रेन छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वे आधे पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गए और जब वापस लौटे तो पूरी तरह पागल हो चुके थे। उनमें से एक आदमी लगातार चिल्ला रहा था, मैंने देखा है एक भाप से भरा स्वर्ग, लेकिन अगली ही रात वो ठंड से मर गया। हालांकि मरने से पहले वो जिस दिशा की बड़बड़ाहट कर रहा था, मैंने उसे हमेशा के लिए याद कर लिया था। इस समय पहाड़ों में भीषण गर्मी थी, तापमान 35 डिग्री तक पहुंच चुका था। मैं तब तक ड्राइव करता रहा जब तक पक्की सड़क पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। आगे सिर्फ लकड़हारों द्वारा बनाई गई कीचड़ भरी पगडंडी बची थी। मैंने जीप पार की और अपना टैक्टिकल बैकपैक उठाया। उसके अंदर सब कुछ तैयार था, ड्रोन, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर, जियोलॉजिकल प्रोब और भारी मचेटी। ऑफरोड गाड़ी छोड़कर मैं पैदल जंगल के भीतर उतर गया। घने जंगल को मचेटी से काटते हुए मैं लगातार आगे बढ़ता गया। हर कदम मेरी ताकत खींच रहा था, लेकिन मैं मशीन की तरह चलता रहा। 2 घंटे बाद मैं एक ऊंची पहाड़ी रिज पर पहुंचा और ड्रोन निकाल लिया। मैंने उसे चालू किया और आसमान में उड़ा दिया। हाई डेफिनेशन कैमरा 5 किलोमीटर के दायरे की लाइव फुटेज मेरे कंट्रोलर स्क्रीन पर भेज रहा था। मैंने स्क्रीन टैप करके इंफ्रारेड थर्मल मोड ऑन कर दिया। ड्रोन घाटी की तरफ उड़ता हुआ घने कोहरे में घुस गया। अचानक वीडियो फीड जोर से हिलने लगी। सिग्नल जैम हो रहा था। मेरे भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। मैंने कंट्रोल आगे बढ़ाया और जैसे ही ड्रोन कोहरे से बाहर निकला, मेरी स्क्रीन चमक उठी। सारे ठंडे ग्रे रंगों के बीच एक विशाल गहरा लाल क्षेत्र दिखाई दिया। घाटी के अंदर एक प्राकृतिक चूना पत्थर के गुफा का विशाल प्रवेश द्वार था। गुफा के आसपास के पौधे अजीब गहरे हरे रंग के थे। यहाँ तक कि इंफ्रारेड मोड में भी गर्मी की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर तापमान की रीडिंग तेजी से बढ़ रही थी। अंदर का अनुमानित तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। यही वो जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी। जमी हुई दुनिया के खिलाफ मेरा अंतिम किला। धरती के भीतर मौजूद मैग्मा से जुड़ा प्राकृतिक जियोथर्मल वेंट। अगर मैं इसे सही तरीके से मॉडिफाई कर दूं तो बाहर की दुनिया चाहे पूरी तरह जम जाए, ये जगह हमेशा बसंत जैसी गर्म रहेगी। ड्रोन ने गुफा जल्दी ढूंढ ली थी, लेकिन वहां पैदल पहुंचने में मुझे और 3 घंटे लग गए। जब मैं आखिरकार उस विशाल गुफा के सामने पहुंचा, तब तक सूरज डूबने लगा था। हवा में गंधक की भारी बदबू फैली हुई थी। गुफा का प्रवेश द्वार लगभग 10 मीटर ऊंचा और 20 मीटर चौड़ा था। दोनों तरफ मजबूत ग्रेनाइट की चट्टानें थी। ये किसी प्राकृतिक बॉम्ब शेल्टर जैसा लग रहा था, इतना मजबूत कि बड़े भूकंप और धमाके भी सह सके। मैंने गैस मास्क पहना, हाई बीम फ्लैशलाइट ऑन की और सावधानी से अंदर बढ़ गया। जितना अंदर जाता गया उतनी गर्मी बढ़ती गई। जूते के नीचे की चट्टानें लगभग जल रही थी। दूर से तेज बहते पानी की आवाज गूंज रही थी। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद गुफा अचानक एक विशाल मैदान जैसी जगह में बदल गई। छत से अनगिनत अजीब स्टेलेक्टाइट्स लटक रहे थे और ठीक बीचों बीच एक विशाल भाप छोड़ती प्राकृतिक गर्म झील मौजूद थी। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी। मैंने दस्ताने उतारे, नीचे झुका और हाथ पानी में डाला। तापमान लगभग 42 डिग्री था। परफेक्ट। ये जगह सिर्फ गर्मी ही नहीं दे सकती थी, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी आदर्श थी। थोड़ी फिल्टरिंग के बाद ये पानी पीने लायक भी बन सकता था। ऊपर से ये मिनरल से भरपूर था। जियोथर्मल ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जा सकती थी और गर्म झरने के पीछे एक चौड़ा समतल इलाका था, जिसकी मिट्टी गहरी और बेहद उपजाऊ दिख रही थी। लगातार उठती भाप ने वहाँ अपना अलग इकोसिस्टम बना लिया था। अगर मैं यहाँ आलू, शकरकंद और सब्जियां उगाऊं तो मुझे सिर्फ कुछ फुल स्पेक्ट्रम ग्रो लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी तापमान और माहौल पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने अपना मास्क उतारकर लंबी गहरी सांस ली। यहाँ की हवा बेहद गर्म और नमी से भरी हुई थी। यही मेरा साम्राज्य बनने वाला था। उसी समय मेरी नजर गुफा के कोने में मौजूद एक पतली दरार पर पड़ी। वो दरार सीधे बाहर की तरफ खुलती। नीचे घाटी का पूरा नजारा साफ दिखाई दे रहा था और दूर फैला हुआ रेलवे ब्रिज। यही वो रास्ता था जिससे होकर K1019 ट्रेन गुजरने वाली थी। लोकेशन और माहौल पूरी तरह सुरक्षित हो जाने के बाद मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत सैटेलाइट फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। ये वही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन टीम थी जिसे मैं यहाँ आने से पहले डार्क वेब फोरम्स के जरिए ढूंढ चुका था। मैंने उन्हें अपने बताए गए हर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। फोन काटने के बाद मैं सामने फैले अंधेरे, भाप छोड़ते गर्त को घूरता रहा। सबसे मुश्किल पहला कदम आखिरकार पूरा हो चुका था। अब अगले 4 महीने मौत के खिलाफ एक पागल दौड़ होने वाले थे। मैंने खाली अंधेरे की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाया, लू रुयान, धरती पर अपनी आखिरी गर्मियां अच्छे से एंजॉय कर। जब तुम उस डिजाइनर बैग को लेकर खुश हो रही हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक शानदार आलीशान कब्र तैयार कर चुका हूँ। 3 महीने बाद युनलिंग पहाड़ों के भीतर एक भयंकर धमाका गुजा। कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए मुख्य प्रवेश द्वार को और बड़ा कर दिया गया। टीम का अस्त व्यस्त दिखने वाला फोरमैन लेई अब
अपने धूल से भरे हेलमेट को उतारते हुए मेरी तरफ आया। उसने पसीना पोंछा और मेरी फोल्डिंग कुर्सी के पास खड़ा हो गया। मैं ब्लूप्रिंट्स देख रहा था जबकि लेई ने सिगरेट जलाते हुए कहा, बॉस लॉन्ग, आपने जो एक्सपेंशन मांगा था वो पूरा हो गया है, लेकिन रास्ते में जो ठोस चट्टान थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। मेरे दर्जनों ड्रिल बिट्स टूट गए। मैं 20 साल से कंस्ट्रक्शन में हूँ। अमीरों के लिए वाइन सेलर बनाए हैं, प्रेपर्स के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं, लेकिन आप जैसे पागल इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ तक नहीं देखा। लाल पेन से ब्लूप्रिंट पर बने एयर वेंट को घेरते हुए मैंने शांत आवाज में कहा, पैसा यहाँ मुद्दा नहीं, मुझे सिर्फ स्पीड चाहिए। तुम लोगों के पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जगह एक अभेद्य किले जैसी बन जाए। पिछले 3 महीनों से ये गुफा 24 घंटे निर्माण कार्य से गूंज रही। 3 अलग अलग शिफ्ट्स लगातार काम कर रही थी। लेई समेत हर मजदूर ओवर टाइम कर रहा था और इन सब का खर्च उठाने के लिए मैंने पिछले 3 महीनों में ऑफशोर फ्यूचर्स में भारी निवेश किया था। क्रिप्टो मार्केट गिरने से ठीक पहले मैंने कई घटिया कॉइन्स को शॉर्ट कर दिया था और चमत्कारिक रूप से करोड़ों कमा लिए। फिर वो सारा पैसा वापस इस गुफा को तैयार करने में झोंक दिया। अब ये जगह सचमुच किसी प्रलयकालीन बंकर जैसी दिखने लगी। सबसे पहले एंट्रेंस डिफेंस जोन। गुफा का पुराना विशाल मुहाना पूरी तरह रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से सील कर दिया गया था। अब वहां सिर्फ एक कस्टम मेड ब्लास्ट डोर बचा था, 3 मीटर ऊंचा, 2.5 मीटर चौड़ा और 5 टन वजनी। ये कॉम्पोजिट आर्मर्ड स्टील से बनाया गया था। अगर कोई आरपीजी से भी हमला करे तो दर्जनों रॉकेट लगने के बाद भी इसकी पेंट मुश्किल से उखड़े। दरवाजे के ठीक पीछे 20 मीटर लंबा एस आकार का बफर कॉरिडोर बनाया गया था। ये सिर्फ ठंडी हवा रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी घुसपैठ की स्थिति में घातक क्रॉस फायर चोक पॉइंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। दोनों दीवारों के भीतर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड और इंडस्ट्रियल पेपर स्प्रे वेंट्स छिपाए गए थे। कॉरिडोर पार करते ही सीधा एनर्जी कोर आता है। यही इस पूरे बेस का धड़कता हुआ दिल था। 2 विशाल जियोथर्मल जनरेटर लगातार टेस्ट किए जा रहे थे। वे धरती के भीतर की अनंत गर्मी को खींचकर सीधे बिजली में बदल रहे थे और अंदर लिविंग और हाइड्रो फार्मिंग जोन था। हमने प्राकृतिक गर्म झील को पूरी तरह सुरक्षित रखा था। किनारों पर नॉन स्लिप लकड़ी के प्लेटफॉर्म लगाए गए थे। झरने से उठती भाप को हीट एक्सचेंज सिस्टम के जरिए पूरे गुफा में फैलाया जा रहा था। सेंट्रल एसी से जुड़कर ये पूरे बंकर का तापमान लगातार 26 डिग्री बनाए रखता था। झील के पास की काली मिट्टी पर 3 स्तरीय वर्टिकल हाइड्रोपोनिक रैक लगाए जा चुके थे। तेज फुल स्पेक्ट्रम एलईडी ग्रो लाइट्स पूरे इलाके को दोपहर जैसी रोशनी से भर रही थी। और गुफा के सबसे अंदर सबसे ऊंचे पथरीले प्लेटफॉर्म पर था मेरा निजी मास्टर सूट। पूरा कमरा भारी डबल पेन साउंड प्रूफ ग्लास से बाकी गुफा से अलग किया गया था। अंदर मिनिमलिस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन था। एक विशाल मुलायम बिस्तर और असली लेदर का सोफा सेट। साथ वाले कमरे में ओपन कॉन्सेप्ट किचन था और उसके सामने 855 इंच HD स्क्रीन से बनी विशाल सर्वेलांस वॉल। मैंने रिमोट उठाया और बटन दबाया। स्क्रीनें एक एक करके जल उठी। कैमरा जूम इन हुआ। स्क्रीन पर वही रेलवे ट्रैक दिखाई दिए जो गहरी घाटी के बीच से गुजर रहे और उनके ऊपर फैला हुआ था ईगल बी क्लिफ ब्रिज। तस्वीर इतनी साफ थी कि पटरियों पर जंग तक दिखाई दे रही। मैंने खास तौर पर किसी को हायर करके ये कैमरा 1000 साल पुराने पाइन ट्री के खोखले हिस्से में छिपाया था। ब्रिज से सिर्फ 300 मीटर दूर। ऊंचाई की वजह से उसे पूरा परफेक्ट व्यू मिलता था। मैं खाली पटरियों को घूरता रहा। मेरी आंखों में खूंखार चमक तैर रही थी। भविष्य की तस्वीरें मेरे दिमाग में घूमने लगी। ठीक 5 महीने बाद वही बर्फीली तूफानी रात आने वाली। K1019 ट्रेन निराशा और पाप से भरी हुई इन्हीं पटरियों पर रुकने वाली थी और मैं इसी गर्म आरामदायक कमरे में बैठा रेड वाइन का ग्लास घुमाते हुए मानव स्वभाव के उस क्रूर नाटक को देखूंगा। ओह, और मैंने एक माइक्रोफोन कंट्रोल सिस्टम भी लगवाया था। पहाड़ की दरारों में छिपे विशाल डायरेक्शनल स्पीकर्स। मैं जैसे ही बोलूंगा मेरी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठेगी, यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर तक सुनाई देगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कंस्ट्रक्शन टीम को वापस लौटना। लेई अपने फोन की स्क्रीन घूर रहा था। अभी अभी उसके अकाउंट में अंतिम पेमेंट पहुंची थी। वो बार बार स्क्रीन पर दिख रहे जीरो गिन रहा था। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। बॉस लॉन्ग, मुझे नहीं पता आप आखिर करने क्या वाले हो, लेकिन आप तेजी से पेमेंट करते हो और खुलकर पैसे देते हो। अगर भविष्य में ऐसा कोई और काम हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं विशाल ब्लास्ट डोर के सामने खड़ा था। मेरे पीछे पूरी तरह सील किया हुआ किला मौजूद था। मैं उन मजदूरों को देख रहा था जो वापस सभ्य दुनिया की तरफ लौट रहे थे और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने हाथों से इस ग्रह की आखिरी नाव तैयार की और जब वे इतना पैसा लेकर शहर लौटेंगे तो उसे खर्च करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 महीनों बाद आने वाली महाठंड उन्हें बर्फ की लाशों में बदल देगी। हालांकि किला अब तैयार था, लेकिन अंदर अभी भी खालीपन था। अगला महीना सप्लाई जमा करने का था। मैंने 12 भारी भरकम ट्रकों का काफिला किराए पर लिया। कई बड़े होलसेल मार्केट्स को लगभग खाली कर दिया। जरूरी राशन, सर्वाइवल सप्लाई, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर गियर, इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट, हर चीज मैंने गुफा के अंदर भर दी। यहाँ तक कि कुछ अंडरग्राउंड चैनलों के जरिए मैंने स्टैप प्रूफ वेस्ट और राइट हेलमेट्स भी हासिल कर ली। जब आखिरी ट्रक ने सामान उतारना खत्म किया, मैं सप्लाई के पहाड़ के बीच खड़ा था। कार्डबोर्ड बॉक्स गुफा की छत तक लगे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में अजीब उत्साह की लहर दौड़ गई। अब महाठंड आने में 2 महीने से भी कम समय बचा था। इन 2 महीनों में भले ही मैं पहाड़ों में छिपा हुआ था, लेकिन मैं हर दिन लू रुई यान को मैसेज करता रहा। उसके सामने अब भी खुद को एक समर्पित बॉयफ्रेंड की तरह पेश कर रहा था। मैंने उसे पहले से भी ज्यादा बार पैसे देने के वादे किए। हालांकि इस बार सीधे ट्रांसफर की जगह मीठी बातें और छोटी मोटी रकम भेजता था। मैंने उसे मैसेज भेजा, बेबी, दक्षिण पश्चिम वाला प्रोजेक्ट अब बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुंच गया है। मैं अभी यहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार
तैयार किया है। स्प्रिंग फेस्टिवल पर हम रायचुंग में स्कीइंग करने जाएंगे। मैंने टॉप टियर लग्जरी ट्रिप पहले ही बुक कर दी है। मेरे कुछ बड़े क्लाइंट्स भी वहाँ होंगे। तुम पहले से सारी तैयारी कर लेना। और हाँ, घर में पड़े सारे भारी विंटर कपड़े चेक कर लो। सच कहूँ तो अब वो पुराने कपड़े तुम्हारे स्टेटस पर सूट नहीं करते, उन्हें बेच ही दो। जब हम वहाँ पहुंचेंगे मैं तुम्हारे लिए नए सीजन का पूरा लग्जरी कलेक्शन खरीद दूंगा। जैसे ही मैंने आखिरी मैसेज भेजा, मैंने तुरंत उसे एक नकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन टिकट फॉरवर्ड कर दिया। वो टिकट उसी मौत की ट्रेन के लिए था, K1109। टिकट भेजने के तुरंत बाद मैंने उसका नंबर मिलाया। हम पहले इसी ट्रेन में मिलेंगे। वहाँ पहुंचने के बाद हम प्राइवेट जेट से अपनी असली मंजिल तक जाएंगे। ट्रेन से जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि रास्ते का बर्फीला नजारा बेहद खूबसूरत बताया जाता है। मैं वो नजारा तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। ओह, और अपने मम्मी पापा और भाई को भी साथ ले आना। नया साल है, पूरा परिवार साथ होना चाहिए। सारा खर्च मैं उठाऊंगा। फोर के दूसरी तरफ लू रुइयान शायद पहले ही खुद को उस खूबसूरत बर्फीली दुनिया में कल्पना कर चुकी थी। वो खुशी से चीख पड़ी, ओ माय गॉड हबी, तुम सच में बेस्ट हो। मैं अभी मम्मी को कॉल करती हूँ, वो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। मैंने फोन काट दिया और वापस किचन में जाकर अपना स्टेक पकाने लगा। इस जल्द ही जमने वाली उजाड़ दुनिया में मैं ही अकेला शिकारी हूँ और मैं ही अकेला दर्शक। ये प्रलयकारी ठंडी लहर बहुत खतरनाक तमाशा दिखाने वाली थी। जल्द ही महाठंड आने में सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए थे। बाहर का तापमान पहले ही -18 डिग्री तक गिर चुका था। ठीक 2 दिन बाद सोलर सनस्पॉट्स फटने वाले थे और पहली विनाशकारी ठंडी लहर पूरे उत्तरी गोनार्ड को अपनी चपेट में ले लेगी। सिर्फ एक रात में तापमान गिरकर -50 डिग्री से नीचे चला जाएगा। इसी बीच लू रुइयान अभी भी उसी अपार्टमेंट में रह रही थी जिसे मैं कभी किराए पर लिया करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उस घर में हर जगह छोटे छोटे पिनहोल कैमरे छुपा रखे थे। रात ठीक 10:41 और 7 सेकंड पर उसकी हर हरकत मेरी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही थी। वो पतली सिल्क नाइट गाउन पहने सोफे पर फैली हुई थी। बाहर तापमान -10 के आसपास था, लेकिन उसने हीटर 30 डिग्री पर चला रखा था। वो आराम से बैठी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करते हुए नाखून पेंट कर रही थी। अचानक वो उत्साहित होकर बोली, मॉम टेंशन मत लो, ठीक है, लोंगू इस बार सच में बहुत अमीर बन गया है। मैंने उस बैग की जांच करवाई थी, वो पूरी तरह असली है, 2 लाख से भी ज्यादा का। और कार अभी मिली नहीं है, लेकिन मेरे पास एडवांस की रसीद मौजूद है। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ जांग क्यूलियन की तेज आवाज सुनाई दी, बहुत बढ़िया, मैंने पहले ही कहा था ना कि उस लड़के में क्षमता है। अब जब उसके पास इतना पैसा आ गया है तो जब तुम लोग रुई सिटी जाओ उससे कहना तुम्हारे भाई के लिए भी वहाँ एक फ्लैट खरीद ले, बाद में विदेश पढ़ाई के लिए बहुत काम आएगा। ये सुनकर लू रुइयान घमंडी अंदाज में हंस पड़ी, ओह मॉम, ये तो मेरे एक शब्द की बात है। वो पूरी तरह मेरी उंगलियों पर नाचता है। अगर मैं थोड़ा प्यार से बात करूं या थोड़ा रूठ जाऊं तो वो सच में मेरे लिए जान तक दे देगा। मैं स्क्रीन को खाली नजरों से देखते हुए अपना स्टेक चबा रहा था। मेरी उंगलियों पर नाचता है लू रुइयान, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि असली खेल कौन खेल रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया और उसे मैसेज टाइप किया, हे बेबी, मैं ट्रांसफर पेपर वर्क के लिए पहले ही रुई सिटी पहुंच गया हूँ। परसों मैं तुम लोगों से ट्रेन K1109 में मिलूंगा। फोन नीचे रखने के बाद मैं लॉकर रूम में गया और अपना आखिरी गियर चेक शुरू किया, क्योंकि इस बार मैं खुद उन्हें उस मौत की ट्रेन तक छोड़ने वाला था। मुझे हर हाल में पूरी तैयारी रखनी थी, ना तो शक पैदा होना चाहिए और ना ही मैं इस महाठंड में मर सकता था। मैंने सबसे पहले हाईटेक थर्मल इनरवेयर की 3 लेयर पहन, उसके ऊपर एक बिल्कुल साधारण दिखने वाली काली विंटर जैकेट पहन ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जैकेट की अंदरूनी परत -40 डिग्री तक का तापमान झेल सकती थी। इसके अलावा मेरे बैकपैक के छिपे हिस्सों में एक्सट्रीम कोल्ड सर्वाइवल गियर भरा हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रारेड सिग्नल ट्रांसमीटर। जैसे ही मैं चलती ट्रेन से कूदूंगा, यही छोटा डिवाइस मुझे बर्फीले तूफान के बीच सुरक्षित रास्ता दिखाकर वापस मेरे बंकर तक पहुंचाएगा। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने गुफा के विशाल स्टील दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। तुरंत बर्फीली हवा और तेज हिमपात अंदर घुस आया। मैंने उस जमा देने वाली हवा में गहरी सांस ली और बाहर कदम रख दिया। तेज चीखती हवाओं के बीच स्टेशन का वेटिंग हॉल त्योहार की भीड़ से भरा हुआ था। तभी VIP लाउंज के प्रवेश द्वार पर किसी लड़की की तीखी शिकायत सुनाई दी, उफ, मैं तो भीड़ में कुचल जाऊंगी, इतने सारे गरीब लोग यहाँ क्यों भरे पड़े हैं। लू रुइयान चमकीले गुलाबी कोट में खड़ी थी। उसके हाथ में नया मगरमच्छ की खाल वाला हैंड बैग था। उसके पीछे उसकी माँ जान क्यूलियन, पिता लू दांग और उसका बिगड़ेल छोटा भाई लू हाओ खड़े थे। लू हाओ ने फैशनेबल दिखने वाली लेकिन बिल्कुल बेकार बेसबॉल जैकेट पहन रखी थी, जिसमें ठंड से बचाव नाम की कोई चीज नहीं थी। असल में उनमें से कोई भी इस खतरनाक ठंड के लिए तैयार नहीं था। तभी स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम चालू हुआ। ट्रेन में बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास स्लीपर टिकट दिखाते हुए लू रुइयान का परिवार घमंड से VIP लेन से अंदर चला गया। उन्होंने भारी बैग उठाए खड़े मजदूरों की लंबी लाइन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी भीड़ के एक अंधेरे कोने से मैं उन सबको देख रहा था, काली बेसबॉल कैप और फेस मास्क के नीचे छिपा हुआ। मैंने अपना स्लीपर टिकट इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे एक बूढ़े मजदूर से बदलकर साधारण हार्ड सीट टिकट ले लिया। स्लीपर कोच आरामदायक जरूर था, लेकिन बहुत बंद जगह थी। वहाँ निगरानी रखना या जल्दी निकलना मुश्किल होता। जनरल डिब्बा भले ही अव्यवस्थित था, लेकिन वो सीधे एग्जिट दरवाजों के पास था। और सबसे बड़ी बात, वहीं से मुझे असली पागलपन सबसे साफ दिखाई देने वाला था। ठीक समय पर ट्रेन चल पड़ी। वो अंतहीन सफेद बर्फीले मैदानों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। कोच के अंदर हीटर इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने भारी कोट उतारने लगे। कुछ लोग सूरजमुखी के बीज तोड़ रहे थे, कुछ ताश
खेल रहे थे और कुछ गपशप में लगे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन शहर से दूर जाती गई, बाहर का दृश्य तेजी से सुनसान और डरावना होता गया। मैंने खिड़की वाली सीट पकड़ ली, ऐसी जगह जहाँ जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत निकल सकूं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लू रुयान की वीडियो कॉल थी। मैंने एक पल सोचा, फिर कॉल उठा ली, लेकिन अपना चेहरा कैमरे से दूर रखा। कैमरा सिर्फ खिड़की के काले शीशे में पड़ रहे मेरे धुंधले प्रतिबिंब की तरफ था। स्पीकर से लू रुयान की मीठी लेकिन हुक्म चलाने वाली आवाज आई, हे हनी, तुम कहाँ छिपे हो? हम लोग कोच नंबर 9 में हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत लग्जरी है। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने आवाज धीमी की और नकली थकान दिखाते हुए कहा, मैं अभी डाइनिंग कार में फंसा हुआ हूँ। कुछ परेशान करने वाले ऑफिस ईमेल्स निपटाने हैं। यहाँ नेटवर्क भी बहुत खराब है। तुम लोग आराम करो, मेरा इंतजार मत करना। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। लू रुयान नखरे करते हुए बोली, उफ, तुम भी ना, हम लोग छुट्टियों पर हैं और तुम अभी भी काम कर रहे हो। जल्दी आओ, ठीक है? मॉम तुमसे रायचुंग सिटी वाले नए घर के बारे में बात करना चाहती हैं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। अपनी माँ से कहो चिंता ना करे, उन्हें उनका घर मिल जाएगा, बहुत बड़ा घर, ऐसा घर जहां वो हमेशा रह सके। मैंने कॉल काट दी। अब तक मोबाइल सिग्नल फुल से गिरकर सिर्फ एक बार पर आ चुका था। ट्रेन तेजी से हंगवान पर्वतों के भीतर उतर रही थी। ठीक 3 घंटे बाद हम पूरी तरह पहाड़ों के दिल में समा जाने वाले थे और वहां पहुंचते ही सिग्नल पूरी तरह खत्म हो जाता। रात 11 बजे तक कोच के अंदर का तापमान अजीब तरह से बदलने लगा। पहले वाली घुटन भरी गर्मी गायब हो रही थी, उसकी जगह कड़वी ठंड भरने लगी। कुछ सीट दूर बैठी माँ ने अपने बच्चे को फिर से मोटे कोट में लपेट दिया। लोग बड़बड़ाने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या हीटर खराब हो गया? लेकिन मुझे सच्चाई पता थी, हीटर खराब नहीं हुआ था। असल डरावनी बात ये थी कि बाहर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। मैंने अपनी स्मार्ट वॉच पर लगे बैरोमीटर और थर्मामीटर की तरफ देखा। कोच का तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका था, जिसका मतलब था बाहर का तापमान शायद -40 तक पहुंच चुका है। अचानक इंटरकॉम पर कंडक्टर की घबराई हुई आवाज गूंजी, सभी यात्रियों से अनुरोध है, आगे भयंकर बर्फीले तूफान की वजह से ओवरहेड लाइनें जम रही हैं, इसलिए ट्रेन अस्थायी रूप से अपनी गति कम कर रही है। मैंने अपनी आस्तीन में छिपे खंजर को महसूस किया। मेरी आंखें तेज हो गईं। मुझे साफ महसूस हो रहा था पहियों की रगड़ अब भारी होती जा रही थी। जमी हुई बर्फ ट्रेन को धीमा कर रही थी और ऊपर से हम एक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। आगे था ईगल बीक लिफ्ट सेक्शन, ठीक वही जगह जहां मुझे उतरना था। अचानक कोच की लाइट्स कुछ सेकंड के लिए बुरी तरह झपकाईं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। तुरंत इमरजेंसी लाइट्स चल उठी। उनकी फीकी रोशनी ने पूरे डिब्बे को भूतिया बना दिया। अगले ही पल ट्रेन के ब्रेक्स ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। भयंकर झटके से खड़े कई यात्री जमीन पर गिर पड़े, लेकिन मैं अपनी सीट पर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। मैंने बर्फ जमी खिड़की से बाहर देखा। दूर चट्टानों की हल्की आकृति दिखाई दे रही थी। मेरे सिर से लगभग 500 मीटर ऊपर वही जियोथर्मल गुफा मौजूद थी, बसंत जैसी गर्म, और नीचे ये पूरी जगह जल्द ही इंसानी मांस को जमा देने वाला फ्रीजर बनने वाली थी। उधर सॉफ्ट स्लीपर कोच नंबर 9 में लू रुयान और उसका परिवार कंबलों में सिमटा कांप रहा था। लू हाओ ने गुस्से में अपना फोन पटक दिया, ये कैसी घटिया ट्रेन है, न बिजली है न सिग्नल। मेरा रैंक मैच टीम फाइट के बीच में था। रुयान जल्दी लोंगो को कॉल करो, उसे बोलो आकर हमें यहाँ से निकाले, ये जगह तो मौत जैसी ठंडी है। ये सुनते ही लू रुयान घबराकर फोन निकालने लगी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? उसने अपना पतला गुलाबी कोट और कसकर लपेट लिया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब डर जन्म लेने लगा। और उसी समय कोच नंबर 14 में मैं धीरे से अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैंने अपनी हार्ड शेल जैकेट पूरी तरह जिप कर ली और टैक्टिकल ग्लव्स कसकर पहन लिए। इमरजेंसी लाइट्स की हल्की रोशनी में मैंने आसपास फैली घबराई हुई भीड़ पर ठंडी नजर डाली। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ बेतहाशा खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपना बैकपैक उठाकर पीठ पर टांगा। जैसे ही कंडक्टर बाहर लाइनें चेक करने गया, मैं उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपचाप डिब्बों के बीच वाले कनेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ गया। मेरा पहला प्राथमिकता लू रुयान को ढूंढना नहीं था। मेरा असली मकसद था उस नरक के दरवाजे को खोलना और इस ट्रेन में बैठे हर इंसान को मौत जैसी बर्फीली हवा का पहला स्वाद चखाना। क्योंकि सिर्फ तब जब असली ठंड हड्डियों तक उतर जाएगी, तभी इंसानियत का वो पतला नकली मुखौटा पूरी तरह टूटेगा। कुछ ही देर बाद इमरजेंसी लाइट्स भी टिमटिमाते हुए बंद हो गईं। बैकअप पावर खत्म हो चुकी थी। तापमान अब बेहद खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। मैं खिड़की के पास वाले कोने में खुद को समेट कर बैठ गया। मेरी पूरी मांसपेशियां तनाव में थीं। मैंने जो ग्राफीन थर्मल गियर पहन रखा था, उसकी पहली बैटरी पहले ही तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन उसकी लगातार आती गर्मी मेरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखे हुए थी। मेरे बगल में बैठा छोटा बच्चा अब रो भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ कमजोर आवाज में पानी मांग रहा था। उसकी माँ ने घबरा कर अपना थर्मस खोला, लेकिन आधे घंटे पहले तक गर्म रहा पानी अब पूरी तरह बर्फ बन चुका था। वो थर्मस को अपने सीने से लगाकर शरीर की गर्मी से पिघलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार था। उसी वक्त सामने वाली सीट से गुस्से भरी चीख गूंजी, अभी के अभी वो जैकेट उतार। मैंने कहा उतार दे। मोबाइल स्क्रीन की मध्यम रोशनी में मैंने देखा एक विशाल टैटू वाला गुंडा बेहद पतली लेदर जैकेट पहने खड़ा था। उसके हाथ में फोल्डिंग चाकू था जो सामने बैठे चश्माधारी कॉलेज स्टूडेंट की तरफ तना हुआ था। उस बेचारे लड़के ने मोटी डाउन पफर जैकेट पहन रखी थी। कुछ घंटों पहले तक वो सिर्फ एक साधारण जैकेट थी, लेकिन अब वो जिंदगी और मौत का फर्क बन चुकी थी। लड़का डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसके आंसू और बहती नाक उसी पल चेहरे पर जमती जा रही थी। भाई प्लीज ऐसा मत करो, अगर मैंने ये दे दी तो मैं यहीं जमकर मर जाऊंगा। गुंडे ने खून उतरती आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, दे दे वरना
वरना अभी खत्म कर दूंगा। अगले ही पल वह उस पर झपटा। चारों तरफ चीखें गूंज उठी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। कड़ाके की ठंड और मौत के डर के सामने इंसानियत खिड़की पर जमी बर्फ से भी ज्यादा कमजोर साबित हुई। कॉलेज स्टूडेंट कांपते हुए अपनी जिंदगी बचाने वाली जैकेट उतारने लगा। गुंडे ने तुरंत उसे छीना और खुद पहन लिया। उसके चेहरे पर राहत की गहरी सांस उभरी और वो लड़का अपनी आखिरी सुरक्षा खोने के बाद सीट के नीचे सिकुड़कर बैठ गया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसकी भौहों और बालों पर सफेद बर्फ जम गई। बर्फीली ठंड ने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को निगल लिया। वो कुछ बार बुरी तरह कांपा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं बस चुपचाप ये सब देखता रहा। मेरे हाथ जेब में थे, जहां मैं अपने टैक्टिकल फावड़े का हैंडल कसकर पकड़े हुआ था। इस समय मेरी एकमात्र प्राथमिकता थी खुद अगला शिकार बनने से बचना। उधर सॉफ्ट स्लीपर कोच नंबर 9 में लू रुयान का परिवार भी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं था। 2 मोटे कंबलों में लिपटी होने के बावजूद रुयान के होंठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। लू हाओ ने डिब्बे के सारे तकिए अपने ऊपर ढेर कर लिए थे। अचानक उसे कुछ याद आया और वो झटके से उठ बैठा। दीदी, अभी याद आया, बगल वाले केबिन में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। मैंने उसे बहुत सारे मोटे मिलिट्री कोच वाला ट्रंक उठाते देखा था। रुयान की आंखें तुरंत चमक उठी। उसकी निगाहों में लालच ठंड से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सुनते ही लू दांग ने भारी थर्मस उठाया। चलो उससे कुछ कोट उधार लेते हैं। जांकी उलियान में बेशर्मी से बोली। हाँ बिल्कुल, हम बस उधार ही तो ले रहे हैं। जब लॉन्गू आएगा उसे दुगने पैसे दे देंगे। समस्या खत्म। जिंदगी बचाने की आदिम प्रवृत्ति ने उस पूरे परिवार को दरिंदा बना दिया। उन्होंने केबिन का दरवाजा धक्का मारकर खोला और सीधे बगल वाले डिब्बे में घुस गए। कुछ ही सेकंड बाद एक बूढ़े आदमी की घबराई हुई चीख सुनाई दी। फिर संघर्ष की आवाजें और सामान बिखरने की धम-धम। कुछ देर बाद वो चारों वापस लौटे। अब हर कोई फीके हरे रंग का पुराना मिलिट्री कोट पहने हुए था। दिखने में वे बेहद भद्दे लग रहे थे, लेकिन मोटे कॉटन की गहरी गर्माहट ने उन्हें राहत दे दी थी। जहां तक उस बूढ़े आदमी की बात थी, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। रुयान अपने मगरमच्छ वाले हैंडबैग को सीने से लगाए खिड़की के बाहर फैले काले बर्फीले तूफान को घूर रही थी और पहली बार उसके दिल में असली डर ने जन्म लिया। सुबह 4 बजे तक हार्ट सीट कोच की हालत पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। जिस टैटू वाले गुंडे ने पहले जैकेट छीनी थी, अब उसे अपनी ताकत का नशा चढ़ चुका था। उसकी आंखें पूरे डिब्बे में नए शिकार तलाश रही थी और जल्द ही उसकी नजर मुझ पर आकर रुकी। कारण साफ था, मैं भले साधारण दिख रहा था, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा शांत था। ऊपर से मेरी पतली दिखने वाली विंड ब्रेकर साफ बता रही थी कि वो महंगी चीज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मेरे पैरों के पास रखा भारी टैक्टिकल बैकपैक। उसे यकीन था कि उसमें खाना जरूर होगा। 2 नए चमचों को साथ लेकर वो मेरी तरफ बढ़ा। ओए लड़के, बैग खोल, बड़े भाई लोग भी देखें अंदर क्या छिपा रखा है। हमें शक है तू सामान छिपा कर बैठा है। आसपास बैठे लोग तुरंत डर कर हट गए। मेरे चारों ओर खाली घेरा बन गया। एक माँ ने अपने बच्चे का मुंह हाथ से दबा दिया ताकि उसकी आवाज न निकले। मैंने धीरे से सिर उठाया और कोट के भीतर से अपना टैक्टिकल भावड़ा बाहर निकाला। अगले ही पल धड़ाम, मेरा भावड़ा बगल की टेबल को चीरता हुआ निकल गया। यहाँ तक कि उसके साथ वाली कुर्सी भी बीच से 2 हिस्सों में कट गई। मेरी ताकत देखकर वो गुंडा और उसके दोनों साथी बुरी तरह डर गए। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। दोनों चमचे तुरंत अपने बॉस को पकड़कर पीछे खींचने लगे। वे डर के मारे अगले डिब्बे की तरफ भाग गए। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। जो भी मेरी आंखों से टकराया उसने तुरंत सिर झुका लिया। मैंने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन ठीक उसी जगह रुकी थी जहां मैं चाहता था। ईगल बी क्लिफ ब्रिज का किनारा। वहां से मेरे जियोथर्मल बंकर की सीधी दूरी सिर्फ 800 मीटर थी। हालांकि बीच में 300 मीटर की सीधी ऊंचाई भी थी। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मैंने बैकपैक कसकर बांधा और डिब्बों के बीच वाले वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने बैग से हैवी ड्यूटी डी आइसर स्प्रे निकाला, जमी हुई खिड़की के किनारों पर भरपूर स्प्रे किया, फिर पूरी ताकत से लात मारी। जमा देने वाली ठंड ने शीशे को पहले ही कमजोर कर दिया था। वो तुरंत टूट गया। अगले ही पल बर्फीली आंधी ट्रेन के भीतर घुस गई। मैंने बिना एक पल गवाए खिड़की से छलांग लगा दी। मैं ढलान वाली तरफ गहरी बर्फ में जा गिरा। 2 मीटर गहरी बर्फ ने स्पंज की तरह गिरने का झटका सोख लिया। मैं संघर्ष करता हुआ उस गड्ढे से बाहर निकला। नीचे करीब 100 मीटर दूर K1019 ट्रेन एक जमे हुए मृत सांप जैसी दिखाई दे रही थी। वो चट्टान के किनारे पुल पर फंसी हुई थी। डिब्बों के अंदर इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमा रही थी और दूर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने बैकपैक खोला और प्रोफेशनल आइस एक्स और क्रैम्पॉन्स निकाले। गॉगल्स पहनकर नाइट विजन ऑन किया। तुरंत पूरी सफेद दुनिया भूतिया हरे रंग में बदल गई। मेरे सामने लगभग 60 डिग्री की खड़ी ढलान थी। मैं अपने गियर के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। 50 मीटर ऊपर पहुंचते ही उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। हीटेड ग्लव्स के बावजूद खून का बहाव मुश्किल से चल रहा था। 100 मीटर ऊपर मेरी जांघों की मांसपेशियां ऐंठने लगी। मैंने अपनी जीभ इतनी जोर से काट ली कि खून निकल आया। दर्द ने मुझे होश में बनाए रखा। जिंदा रहने की जिद मुझे लगातार आगे धकेल रही थी। 2 घंटे तक मौत से लड़ते हुए चढ़ाई करने के बाद मैं आखिरकार आखिरी रिज के ऊपर पहुंच गया। सामने एक विशाल उभरी हुई चट्टान दिखाई दी और उसकी छाया में पूरी तरह छिपा हुआ बंकर का प्रवेश द्वार मेरा इंतजार कर रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा। जल्दी जल्दी कैमोफ्लाज नेट और जमी हुई बर्फ हटाई। तब जाकर ठंडा टाइटेनियम ब्लास्ट डोर दिखाई दिया। कांपते हाथों से मैंने ग्लव्स उतारे और आधा जमी हुई हथेली स्कैनर पर रखी। फिर आंखें जबरदस्ती खोलकर आइरिस रीडर की तरफ झुका। हाइड्रोलिक्स की भारी गर्जना गूंजी। 5 टन वजनी ब्लास्ट डोर धीरे धीरे खुलने लगा। मैं अपनी बची हुई आखिरी ताकत से अंदर घुस गया। तुरंत भारी दरवाजा बंद हो गया और बाहर की हड्डियां जमा देने वाली ठंड हमेशा के लिए कट गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा। कुछ देर तक सिर्फ सांसें लेता रहा। सांस सामान्य होने के बाद मैंने तीसरा एयरटाइट दरवाजा खोला और मेन लिविंग एरिया में प्रवेश किया। अंदर तापमान बिल्कुल 26 डिग्री था। हवा में पौधों की हल्की ताजगी की खुशबू फैली हुई थी। सेंट्रल ह्यूमिडिफायर धीरे धीरे भाप छोड़ रहा था। हाइड्रोपोनिक रैक पर लेट्यूस और टमाटर शानदार तरीके से उग रहे थे। गुलाबी ग्रो लाइट्स के नीचे वे बेहद स्वादिष्ट दिखाई दे रहे थे। मैंने लालच से गर्म हवा में
में गहरी सांस ली, फिर सीधे बाथरूम में गया और लंबे समय तक गर्म पानी से नहाता रहा। आधे घंटे बाद सफेद बाथरूम पहने और हाथ में गर्म लाटे लिए मैं वापस लिविंग रूम में आया। लेदर सोफे पर बैठते हुए मैंने पैर कॉफी टेबल पर रख दिए और कहा, पैनाराविक सर्विलांस एक्टिवेट करो। बीप। दीवार पर लगी विशाल 85 इंच स्क्रीन तुरंत जल उठी। स्क्रीन 9 हिस्सों में बट गई। बीच वाली सबसे बड़ी स्क्रीन पर K1109 ट्रेन दिखाई दे रही थी, जो अब आधी बर्फ में दब चुकी थी। मैंने कैमरा एंगल बदला। अब स्क्रीन पर कोच नंबर 9 की लाइव फीड आ गई। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही मैंने वहां गुप्त माइक्रो कैमरे और बग्स लगा दिए थे। उनकी बैटरियां 2 दिन तक चल सकती थीं और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था पूर्ण अराजकता। पिच ब्लैक अंधेरे में इमरजेंसी लाइट्स पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। लू रुइयान खुद को उस चोरी किए हुए मिलिट्री कोट में कसकर लपेटे कोने में कांप रही थी। उधर लू दाचांग और लू हाउ ट्रेन के पर्दे और बेडशीट्स नोच नोच कर उतार रहे थे। वे उन्हें जलाकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायर रेजिस्टेंट कपड़े और कम ऑक्सीजन की वजह से चिंगारी उठते ही बुझ जाती। पीछे सिर्फ घना काला धुआं रह जाता, जो सांस लेना भी मुश्किल कर रहा था। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। मैंने कॉल रिसीव किया, स्पीकर ऑन किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। फोन के दूसरी तरफ से लू रुइयान की कांपती हुई आवाज आई। वो आवाज किसी मरते हुए इंसान जैसी हिस्टेरिकल हो चुकी थी। हेलो, क्या लोंगू हो? हनी, क्या तुम हो? तुम कहाँ हो? प्लीज हमें बचा लो, हम यहाँ जमकर मर रहे हैं। तुमने कहा था ना तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, तुमने कहा था तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर है। ये सुनकर मैंने वॉइस चेंजर से जुड़े माइक्रोफोन को उठाया और ठंडी आवाज में कहा, लू रुइयान, खिड़की के बाहर देखो। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। रुइयान ने धीरे से सिर घुमाकर काली खिड़की की तरफ देखा। उसी पल पहाड़ के बीचों बीच अचानक तेज रोशनी का एक विशाल बीम अंधेरे को चीरता हुआ निकला। वो मेरे बंकर के ऑब्जर्वेशन डेक का सर्च लाइट था। रुइयान के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो चीख पड़ी, तुम कौन हो? लोंगो कहाँ है? अभी उसे फोन दो। जैसे ही पहाड़ के भीतर छिपे बंकर की तेज रोशनी ट्रेन पर पड़ी, पूरा डिब्बा 10 सेकंड तक बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक पूरा नरक फट पड़ा। ऊपर लोग हैं, कोई ऊपर है, वहाँ बिजली है, जरूर रेस्क्यू टीम होगी। हटो, पहले मुझे उतरने दो। वो बचाव स्टेशन है। जो लोग कुछ पल पहले ठंड से मरने का इंतजार कर रहे थे, वे अचानक एड्रेनलिन से पागल उठे। जिंदा रहने की आदिम इच्छा ने उनकी बची हुई समझ भी छीन ली। लोग पागलों की तरह दरवाजों और खिड़कियों पर टूट पड़े। रुइयान बस उस रोशनी को घूरती रही। उसकी आंखों से गिरते आंसू जमीन तक पहुंचने से पहले ही जम रहे थे। फिर अचानक वो हंसने लगी, एक डरावनी पागल हंसी। मुझे पता था, लोंगू बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे यहाँ कभी नहीं छोड़ेगा। वो फोन को सीने से लगाकर चीखने लगी, लोंगू, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम बस मुझे थोड़ा डराना चाहते थे ना। मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हुई। प्लीज किसी को भेजो हमें लेने। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, मेरे आराम से खाना चबाने की। फिर मेरी आलसी खिंची हुई आवाज गूंजी, तुम्हें लेने कोई आए? नहीं 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 रुइयान, तुम गलत समझ रही हो। उस रास्ते पर चलने का हक सिर्फ मुझे है, बाकी सबके लिए वहाँ सिर्फ नरक है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। तभी कुछ ताकतवर आदमियों ने मिलकर ट्रेन के दरवाजे जबरदस्ती खोल दिए। अगले ही पल भयंकर बर्फीला तूफान भीतर घुस पड़ा। दरवाजे के पास खड़े लोग हवा के झोंके से पीछे जा गिरे, लेकिन पागल हो चुकी भीड़ नहीं रुकी। सैकड़ों लोग काली चींटियों की तरह ट्रेन से बाहर निकल पड़े। वे एक दूसरे को कुचलते हुए कमर तक जमी बर्फ में कूद गए। सबने सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखा। ऊपर दूर गर्म पीली रोशनी में चमकता मेरा बंकर उनकी आंखों में उम्मीद बनकर चमकने लगा। दूरी देखने में सिर्फ कुछ 100 मीटर लग रही थी, लेकिन असली सच्चाई कहीं ज्यादा भयावह थी। ईगल बी क्लिफ ब्रिज से मेरे बंकर तक पहुंचने के बीच लगभग 70 डिग्री की ग्रेनाइट चट्टान थी, जो मोटी बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ पर पड़ते ही पिघला पानी तुरंत फिर जम जाता और पूरी सतह को कांच जैसा फिसलन भरा बना देता। सबसे आगे वही गुंडा भाग रहा था, जिसने पफर जैकेट छीनी थी। वो हाथ पैर मारते हुए ऊपर चढ़ने लगा। पहले 10 मीटर तक वो किसी तरह बढ़ पाया, लेकिन 20 मीटर ऊपर पहुंचते ही नीचे की बर्फ खत्म हो गई और चिकनी जमी हुई बर्फ सामने आ गई। उसके साधारण जूतों को कोई पकड़ नहीं मिली। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे भीड़ पर आ गिरा। कई लोग उसके नीचे दब गए, लेकिन बाकी लोग फिर भी ऊपर चढ़ते रहे। कुछ इंसानी सीढ़ियां बनाने लगे तो कुछ चट्टानों की दरारों में उंगलियां घुसाकर चढ़ने लगे, लेकिन -50 डिग्री की ठंड में जैसे ही उनकी त्वचा पत्थर को छूती, वो तुरंत जम जाती। हल्का सा खींचने पर चमड़ी उखड़ जाती। हर तरफ दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसी भीड़ के बीच लू रुइयान और उसका परिवार भी खड़ा था। मिलिट्री कोट में कांपता हुआ लू हाओ बोला, दीदी ये बहुत बुरा है, इस चट्टान पर पैर टिक ही नहीं रहे। रुइयान ऊपर चमकती रोशनी को घूरती रही। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने दांत भींचे, मगरमच्छ वाली बैग को गले में टांगा, ग्लव्स फेंके और नंगे हाथों से बर्फ नोचते हुए चढ़ने लगी। चढ़ते हुए वो गुस्से में थूकती जा रही थी, ठंडे दिल वाले लोंगू, बस इंतजार करो, मैं ऊपर पहुंचूंगी और फिर तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी। उसकी नफरत ने उसे पागलों जैसी ताकत दे दी। वो सचमुच 30 मीटर ऊपर तक चढ़ गई, लेकिन तभी घाटी के भीतर से तूफानी हवा का भयंकर झोंका उठा। लेवल 12 हरिकेन जैसी हवा। उस निर्दयी तूफान ने चट्टान से चिपके दर्जनों लोगों को एक साथ उखाड़ फेंका। अचानक रुइयान को लगा उसका शरीर हवा में तैर रहा है। वो बेकाबू होकर नीचे गिरने लगी, लुढ़कती हुई बर्फीली ढलान से टकराई और आखिर में ट्रेन के पास गहरी बर्फ में जा गिरी। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कम से कम 2 पसलियां टूट चुकी हैं, लेकिन असली
असली निराशा तब हुई जब उसने ऊपर देखा। मेरे बंकर की टेरेस पर विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन जल उठी थी। उस स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा था, सफेद बाथरोब पहने, हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए, और मेरे सामने उबलता हुआ कॉपर हॉटपॉट रखा था। मैंने मांस का टुकड़ा उठाया, उसे तिल की चटनी में डुबोया और आराम से मुंह में डाल लिया। फिर संतुष्टि की गहरी सांस छोड़ी। -50 डिग्री की मौत जैसी ठंड में उन्हें गर्म हॉटपॉट खाते देखना हर जीवित इंसान की मानसिकता तोड़ चुका था। जिस गुंडे ने जैकेट छीनी थी वो पूरी तरह टूट गया। वो आसमान की तरफ देखकर चीखा, बस एक निवाला दे दो, सिर्फ एक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ मेरी आवाज गूंजी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक छोटा सा रिमाइंडर, बाहर का तापमान अभी -58 डिग्री महसूस हो रहा है। तुम्हारे शरीर की बची हुई गर्मी मुश्किल से 20 मिनट और टिकेगी। उसके बाद तुम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वापस ट्रेन में चला जाता। मरना तो वैसे भी है, कम से कम पूरी लाश तो बचेगी। अपने गर्म कमरे में बैठकर मैंने हॉटपॉट का एक और निवाला लिया और मुस्कुरा कर कहा, ओ हाँ मिस लू रुइयान, पसलियां कैसी हैं? अभी तुम्हें गिरते देखा, बहुत अनएलिगेंट था। तुम्हारे मगरमच्छ वाले बैग से बिल्कुल मैच नहीं करता। उस पल रुइयान को लगा जैसे उसे सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया गया हो। आखिरकार भीड़ की समझ वापस लौटी, या यूं कहो लालच से ज्यादा मौत का डर भारी पड़ गया। जो लोग अभी कुछ देर पहले पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक दूसरे को कुचल रहे थे, अब जान बचाने के लिए वापस भाग रहे थे। लू दाचांग आधी मरी हुई रुइयान को घसीट रहा था, जबकि जैन क्यूलियन गालियां देते हुए लू हाओ को खींच रही थी। पूरा परिवार किसी तरह वापस ट्रेन में घुसा। उधर मैंने प्रोजेक्टर बंद किया, चॉपस्टिक्स नीचे रखी और शांत आवाज में कहा, सिस्टम डेटा रिपोर्ट करो। तुरंत सिस्टम की मशीन जैसी आवाज कमरे में गूंज उठी। बाहरी तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ट्रेन क्षेत्र में जीवन संकेत तेजी से घट रहे हैं। पिछले 1 घंटे में 32 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया या गिरने से हुई है। ये सुनकर बस मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे चेहरे पर दया का एक कतरा भी नहीं था। पिछली जिंदगी में इनमें से हर एक इंसान ने मुझे कुचला था, एक भी निर्दोष नहीं था। मैंने सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर उन लोगों को देखा जो कीड़ों की तरह वापस डिब्बों में घुस रहे थे। फिर मैंने ब्रॉडकास्ट सिस्टम का कंट्रोल पैनल खोला। मेरी उंगली लाल बटन पर जा टिकी। एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो चल पड़ा। उसके बाद मैं मुड़ा और आराम करने बेडरूम की तरफ चला गया। समय बीतकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे पहुंच गया। हालांकि दोपहर थी, लेकिन बाहर अब भी गहरी रात जैसा अंधेरा था। शीशे जैसे भारी बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था। बर्फीले तूफान ने ट्रेन का आधा हिस्सा दबा दिया था। डिब्बों के अंदर तापमान लगभग -20 डिग्री पर पहुंच चुका था। ज्यादातर लोग सिर्फ हल्के स्नैक्स लेकर ट्रेन में चढ़े थे, और वो भी पिछली रात की अफरा तफरी में खत्म हो चुके थे। अब तो एक्सपायर हो चुकी टॉफी का एक टुकड़ा भी खूनी लड़ाई करा सकता था। कोच नंबर 9 के सॉफ्ट स्लीपर में लू रुयान का परिवार नीचे वाली बर्थ पर सिमटा बैठा था। उनके पहने मिलिट्री कोट अब गर्मी नहीं दे रहे थे। अंदर जमा ठंडा पसीना जमकर बर्फ बन चुका था। कपड़ा उनके शरीर से बर्फ की चादर की तरह चिपक गया था। लू हाओ कुड़कर बैठा था। उसके होंठ सूखकर फट चुके थे और उनसे खून रिस रहा था। पिछले 10 घंटों से उसने कुछ नहीं खाया था। वो कमजोर आवाज में बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। रुआन, क्या तुम्हारे बैग में थोड़ा भी खाना बचा है? अगर च्युइंगम का एक टुकड़ा भी हो तो चलेगा। लू रुयान ने कमजोर होकर सिर हिला दिया। उसकी टूटी पसलियों का दर्द इतना भयानक था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ नहीं बचा, सच में कुछ भी नहीं। अभी जो आखिरी चॉकलेट थी वो भी मेरे भाई ने खा ली। जंग क्विलियन तुरंत चिल्लाई, बिना जरा भी शर्म के। वो तुम्हारा भाई है, अभी वो बढ़ती उम्र में है। अगर उसने एक टुकड़ा खा लिया तो क्या हो गया? फिर उसकी नजर उस मगरमच्छ की चमड़ी वाले बैग पर पड़ी। और तुम्हारा ये बैग, इसमें कोई छुपा हुआ पॉकेट नहीं है क्या? दोबारा देखो। लू रुयान ने बैग को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। ये उसकी आखिरी बची हुई इज्जत थी, और यही एक सबूत था जिससे वो खुद को अब भी यकीन दिला रही थी कि शायद मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ, पापा से क्यों नहीं पूछती? मुझे लगा था उन्होंने पहले आधा पैकेट कुकीज छुपा लिया था। ये सुनते ही सबकी नजरें कोने में दुबके लू डांग पर जा टिकी। लू डांग का शरीर कांप उठा। उसने घबराकर अपनी सीने की जेब पकड़ ली। नहीं, वो तो बस खाली रैपर था, मैंने रास्ते में उठाया था। लेकिन इस बार उस पर टूट पड़ा उसका खुद का बेटा लू हाओ। पागल कुत्ते की तरह लू हाओ अपने बाप पर झपटा और उसके कपड़े नोचने लगा। जंग क्विलियन भी चीखते हुए उसकी मदद करने लगी। बूढ़े कमीने, तुझमें इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? तेरा बेटा भूख से मर रहा है और तू खाना छुपा रहा था। कुछ ही सेकंड की धक्का मुक्की के बाद लू डांग की जेब से आधा कुचला हुआ ओरियो का पैकेट गिर पड़ा, लेकिन उसमें सिर्फ 3 बिस्किट बचे थे। उन्हें देखते ही लू हाओ की आंखें लालच से चमक उठी। उसमें तुरंत 2 बिस्किट उठाए और सीधे मुंह में ठूस लिए। तीसरा बिस्किट नीचे बर्फ और कीचड़ में गिर गया। जंग क्विलियन पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। उसने उसे उठाया, फूंक मारकर मिट्टी हटाई और आधा खुद खा लिया। बाकी आधा फिर उसने लू हाओ को पकड़ा दिया। लो बेटा, थोड़ा और खा लो, भूखे मत रहो। जहाँ तक लू डांग और लू रुयान की बात थी, उन्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिला। लू रुयान ये सब देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो भावुक होकर नहीं रो रही थी। उसका दिल पूरी तरह जम चुका था। ये थे उसके अपने परिवार वाले, यही वो लोग थे जिनके लिए उसने मुझे धोखा दिया था। तभी अचानक ट्रेन के खराब पड़े पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खरखराता हुआ चालू हो गया। गुड आफ्टरनून प्यारे यात्रियों, मुझे पता है कि तुम सब इस वक्त ठंड से मर रहे हो। इस ट्रेन का एक पूर्व यात्री होने के नाते मैं तुम लोगों को एक छोटा सा बोनस देना चाहता हूँ। पूरा डिब्बा एकदम शांत हो। मेरी आवाज स्पीकर में गूंजती रही। डाइनिंग कार नंबर 10 के फ्रीजर के सबसे नीचे एक लॉक किया हुआ सीक्रेट कंपार्टमेंट है। उसके अंदर सेल्फ हीटिंग मिलिट्री
मिलिट्री राशन का पूरा बॉक्स रखा है। ब्रेज पोर्क, चिकन करी और कुछ हाई प्रूफ शराब की बोतलें भी हैं। ये शब्द सुनना था कि पूरे डिब्बे में जैसे उबलते तेल में पानी फेंक दिया गया हो। हर आदमी अचानक चौकन्ना हो उठा, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था और उस कंपार्टमेंट की चाबी मैंने कार नंबर 14 में छुपाई है, हार्ड सीट सेक्शन में। ज्यादा सही कहूँ तो वो एक ऐसे यात्री के पास है जिसने पफर जैकेट पहन रखी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। डाइनिंग कार में सचमुच मिलिट्री राशन का एक बॉक्स रखा था, लेकिन चाबी वाली बात वो मैंने अभी अभी बनाई। उसी समय कार नंबर 9 में बैठे लू रियान के परिवार ने भी ये अनाउंसमेंट सुन लिया। वो डाइनिंग कार के सबसे करीब थे। अगर उन्हें वो चाबी मिल जाती तो पूरा खाना सिर्फ उनका हो सकता था। लू हाउ तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भूखे दरिंदे जैसी चमक थी। जल्दी चलो, कार नंबर 14 चलते हैं, वो चाबी हमारी है। तीनों पागलों की तरह कार नंबर 14 की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन लू रियान मुझे अच्छी तरह जानती थी। उसे एहसास था कि ये शायद जाल है। फिर भी भूख की जलती हुई यातना ने आखिर उसे भी वहां जाने पर मजबूर कर दिया। अब पूरा डिब्बा पूरी तरह अराजकता में डूब चुका था। हर कोई किसी पफर जैकेट वाले इंसान को ढूंढते हुए धक्का मुक्की और मारपीट कर रहा था। और तभी स्पीकर से मेरी आवाज एक बार फिर गूंजी। ओह माफ करना, मुझे अभी याद आया, पफर जैकेट नहीं, मेरा ख्याल है वो एक लड़की थी जिसने गुलाबी रंग का कोट पहना हुआ है। बस इतना सुनना था कि दरवाजे से अभी अभी अंदर घुसी लू रियान पर सैकड़ों नजरें एक साथ टिक गईं। लू रियान वहीं जम गई। उसने नीचे अपने महंगे गुलाबी कोट की तरफ देखा और अगले ही पल उसे अपने आसपास सैकड़ों लोगों के भूख से लार निकलने की आवाजें सुनाई दी। भीड़ में से किसी की सूखी और भारी आवाज निकली, गुलाबी, इसने गुलाबी पहना है। ये सुनते ही लू रुयान डर से लगभग पेशाब कर देती। उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। लॉन्ग जू झूठ बोल रहा है। वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरे पास कोई चाबी नहीं है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं कसम खाती हूँ। तभी लू दा चांग जैसे होश में वापस आया। उसने जोर से दहाड़ते हुए लू रुयान को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खुद मुड़कर ट्रेन के 9वें डिब्बे की तरफ भाग गया। जैंग क्विलियन चीखती हुई लू हाउ को पकड़कर भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश करने लगी। मौत के उस पल में उनका तथाकथित पारिवारिक प्यार कागज से भी ज्यादा कमजोर साबित हुआ। अपनों द्वारा छोड़े जाने का डर लू रुयान के अंदर पूरी तरह फट पड़ा। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे अचानक अजीब ताकत दे दी। उसने तुरंत अपना महंगा गुलाबी कोट उतारा और पूरी ताकत से उस दरिंदे के चेहरे पर दे मारा, उसे अंधा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उस आदमी ने कोट झटक कर फेंक दिया और अपनी कुल्हाड़ी पास की सीट पर दे मारी। चिंगारियां हर तरफ उड़ गईं। हरामजादी, मेरे साथ चालाकी करेगी? उसने दहाड़कर आदेश दिया, पकड़ो उसे। जो भी उसे पकड़ेगा पहला मांस उसी को मिलेगा। और बस पूरा डिब्बा पागलपन में फट पड़ा। जो लोग कुछ पल पहले भूख से मरने वाले थे अब ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनमें एड्रेनलिन भर दिया गया हो। लू रुयान लड़खड़ाती हुई दोनों डिब्बों को जोड़ने वाली जगह तक पहुंची, लेकिन तभी उसकी आंखों में निराशा छा गई। स्लीपर कोच नंबर 9 का दरवाजा अंदर से बंद था। जमे हुए कांच के पीछे उसे अपने पिता लू दाचांग और छोटे भाई लू हाओ दिखाई दिए। दोनों अंदर से दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। लू रुयान पागलों की तरह कांच पीटने लगी। पापा क्यों? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं हूँ, वो मुझे मार डालेंगे, जल्दी करो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन कांच के पीछे लू हाओ का मासूम चेहरा अब किसी दानव जैसा दिख रहा था। वो चिल्लाया, दूर रहो, उन्हें सिर्फ तुम चाहिए, अगर तुम अंदर आई तो हम भी मारे जाएंगे। लू दाचांग ने भी सिर झुका लिया। वो अपनी बेटी की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। वो बस पूरे शरीर से दरवाजे को दबाते हुए बोला, रुयान, हमारे परिवार की खातिर तुम खुद को बलिदान कर दो। वैसे भी लॉन्गजू सिर्फ तुमसे नफरत करता है। उधर भीड़ के भारी कदम तेजी से करीब आते जा रहे थे। तभी जैंग क्विलियन भी भागते भागते वहीं फंस गई। वो पहले अपने पति और बेटे के पीछे अंदर घुसने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसे बेरहमी से बाहर बंद कर दिया गया था। अब वो कड़वी और घमंडी औरत डर से कोने में कांप रही थी। उसने लू रुयान का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। रुयान, अब हम क्या करें? और तभी वो दरिंदा भीड़ के साथ वहां पहुंच गया। उसके पीछे लाल आंखों वाले भूखे लोग खड़े थे। लू रुयान अब पूरी तरह घिर चुकी थी। पीछे बर्फीला ट्रेन दरवाजा और सामने मौत। तभी उसकी नजर अपनी मां जैंग क्विलियन पर पड़ी। पिछली जिंदगी में इसी ट्रेन के दरवाजे के सामने उसकी मां ने अपनी जान बचाने के लिए उसे भीड़ में धक्का दे दिया था। और अब इस जिंदगी में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार भूमिकाएं बदल चुकी थी। जैंग क्विलियन कुछ समझ पाती उससे पहले ही लू रुयान ने दोनों हाथों से उसे जोर से पकड़ा और अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर उसे सीधे उस दरिंदे की तरफ धक्का दे दिया। उस 1 सेकंड का फायदा उठाकर लू रुयान पूरी तरह जानवर बन गई। उसने पास के बाथरूम की पहले से टूटी हुई कांच की खिड़की पर कोहनी दे मारी। कांच टूट गया। वो तुरंत अंदर घुसी और प्लास्टिक का कमजोर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से जैंग क्विलियन की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। फिर भीड़ के उसके शरीर को नोचकर खाने की भयानक आवाजें और उन जानवरों की गुर्राहट जो नए खाने के लिए लड़ रहे थे। लू रुयान बाथरूम के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसकी पीठ टॉयलेट सीट से लगी हुई थी। वो दोनों हाथों से अपने कान बंद किए कांप रही थी। उधर पहाड़ के बीच बने अपने अंडरग्राउंड बंकर से ये सब देखते हुए मेरी आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। मैंने धीरे से अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और ठंडी आवाज में बुदबुदाया, क्या शानदार प्रदर्शन था लू रुयान। तुम पिछली जिंदगी की तरह आज भी उतनी ही निर्दयी और ठंडे खून वाली हो। ट्रेन फंसे होने का तीसरा दिन। सुबह होते ही मेरी आवाज फिर इंटरकॉम में गूंजी, गुड मॉर्निंग सर्वाइवर्स। मैंने कल रात सिक्योरिटी कैमरे
कैमरों से सब कुछ देखा। सच में शानदार था। खासकर मिस लू रू यान का अपनी माँ को धक्का देना जीवित रहने की प्रवृत्ति का एक परफेक्ट उदाहरण। और मिस्टर लू हाउ का दरवाजा बंद कर देना, उसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। आग के पास बैठे लू रू यान और बाकी दोनों लोग एक साथ कांप उठे। लू रू यान ने तुरंत सिर उठाकर छत के स्पीकर की तरफ घूरा। मेरी आवाज मजाक से भरी हुई थी। काफी विडंबना लग रही है ना? असल में वो मिलिट्री राशन वाला बॉक्स कभी था ही नहीं और चाबी भी नहीं। लेकिन उस वक्त तुम सब इतने पागल हो चुके थे कि सोच भी नहीं पाए। तुम बस भूखे थे और किसी को खाने का बहाना ढूंढ रहे थे। अचानक लू हाउ पूरी तरह टूट गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और पागलों की तरह चीख पड़ा, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। लू हाउ की आंखें खून से भर उठी। वो पागलों की तरह चीखा, लोंगू, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके पेट में भयंकर मरोड़ उठी। जो इंसानी मांस उसने अभी अभी निगला था वो उसके पेट में उबलने लगा। उसे जोरदार उल्टी होने लगी। वो फर्श पर गिर पड़ा और अधपचा चिथड़ों में बदला मांस उगलने लगा। उधर ट्रेन के स्पीकरों में मेरी आवाज लगातार गूंज रही थी। अगले 1 महीने तक तापमान -80 डिग्री पर ही रहेगा। जब आखिरी कुर्सी भी जलकर राख हो जाएगी और तुम्हारा खाना और गर्मी दोनों खत्म हो जाएंगे, तब तुम अगला शिकार किसे बनाओगे? मेरी आवाज जहर की तरह धीरे धीरे उनके दिमाग में उतर रही थी। मिस्टर लू दाचांग, आप बूढ़े हो चुके हैं। आपका मांस शायद बहुत सख्त होगा। कोई आपको खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन लू हाउ, तुम तो जवान हो, नरम और ताजा। तुम सबसे बढ़िया शिकार बनोगे, है ना? और रही बात लू रू यान की, मैं हल्का सा हंसा। तुम बेहद चालाक हो, बेहद निर्दयी। मुझे पूरा यकीन है कि आखिर तक जिंदा तुम ही बचोगी। आखिर तुमने अपनी ही माँ को मरने के लिए धक्का देने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई। इतना कहकर मैंने माइक्रोफोन बंद कर दिया। मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर के कंट्रोल रूम में बैठा सिक्योरिटी कैमरों की लाइव फीड देखने लगा। लू हाउ अब अपने पिता और बहन को डर से घूर रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, कहीं अगला शिकार मैं तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ लू रू यान की बर्फ जैसी ठंडी नजरें धीरे धीरे अपने छोटे भाई की गर्दन पर टिक गईं। उसी पल शक का बीज बो दिया गया। उस बर्फीले ट्रेन डिब्बे के अंदर अब परिवार जैसी कोई चीज नहीं बची थी। अब वहाँ सिर्फ इमरजेंसी खाना मौजूद था। मैं आराम से उठा, कैबिनेट खोली और उसमें से तिरामिसू केक का एक खूबसूरत टुकड़ा निकाला। मैंने चांदी के चम्मच से एक बाइट ली। उसकी मिठास और हल्की कड़वाहट बिल्कुल बदले जैसी लग रही थी। मैंने सिस्टम को आदेश दिया, ट्रेन की सारी बिजली काट दो और बाहरी फ्लड लाइट्स भी बंद कर दो। अगले ही सेकंड मेरे बंकर से ट्रेन पर पड़ रही विशाल रोशनियां बुझ गईं। पूरा संसार फिर से अंतहीन अंधेरे में डूब गया। मैं धीरे धीरे कांच की विशाल खिड़की तक गया और बाहर फैले काले जमे हुए बर्फीले मैदान को देखने लगा। पुनर्जन्म के बाद बीते इन 5 महीनों में मैंने हर एक दिन सिर्फ इसी पल के लिए जिया था। और अब मेरा बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। जिन लोगों ने मुझे पिछले जन्म में टुकड़े टुकड़े किया था, आज वो मौत से भी बदतर नरक में सड़ रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी, मेरे अंदर खालीपन नहीं था, क्योंकि ये प्रलय अभी बस शुरू हुआ था। वो जमी हुई ट्रेन तो इस बर्बाद दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा कोना थी। इन बर्फीले उजाड़ मैदानों के पार न जाने कितने खतरे, कितनी भयावह चीजें मेरा इंतजार कर रही थीं। ट्रेन के 1109 को फंसे हुए आज पूरे 17 दिन हो चुके थे। आधा महीना लगातार चलने के बाद आज पहली बार बर्फीला तूफान रुका था। लेकिन प्रकृति कोई दया नहीं दिखा रही थी। नहीं, असल सजा तो अब शुरू हुई थी। आसमान में एक मरा हुआ पीला सूरज लटका था, जिसमें गर्मी की एक बूंद भी नहीं बची थी। बाहर का तापमान गिरकर -85 डिग्री तक पहुंच चुका था। चारों तरफ 4.5 मीटर गहरी बर्फ जमी थी। अचानक घाटे की खामोशी को मशीनों की भारी आवाज ने तोड़ दिया। मेरे किले जैसे बंकर का विशाल स्टील दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं सफेद बर्फीले तूफान के बीच बाहर निकला। मेरे शरीर पर एक बेहद महंगा मॉडिफाइड एक्सट्रीम कोल्ड एक्सोस्केलेटन सूट था, जो मैंने एक पोलर रिसर्च टीम से खरीदा था। काले पॉलीमर आर्मर ने मेरे पूरे शरीर को ढक रखा था। मेरे हेलमेट के वाइजर पर नीली डेटा लाइंस चमक रही थीं। सूट के अंदर लगा माइक्रो न्यूक्लियर बैटरी सिस्टम लगातार गर्मी पैदा कर रहा था, जिससे मेरा शरीर आरामदायक 36 डिग्री पर बना हुआ था। इस मौत जैसी ठंड में भी मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से चल सकता था। मेरी पीठ पर हाई प्रेशर न्यूमेटिक राइफल बंधी थी और हाथ में कार्बन फाइबर ट्रैकिंग पोल था। आज लूनर न्यू ईयर का पहला दिन था और मैंने सोचा क्यों न अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाए। एक आदमी अब भी अपनी आखिरी सांसों में उस खून से सनी लकड़ी को कसकर पकड़े हुए था और तभी ट्रेन के बीचों बीच मेरी नजर लू दाचांग और लू हाउ पर पड़े। बाप और बेटा एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे, लेकिन वो कोई पारिवारिक प्यार नहीं था। अपनी मौत के आखिरी पलों में वे बस एक दूसरे के शरीर से बची हुई आखिरी गर्मी चुराने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास बने अस्थायी आग के गड्ढे में अब सिर्फ काली राख बची थी और कुछ डरावनी सफेद हड्डियां। मेरे हेलमेट के स्पीकर से मेरी आवाज उस जमी हुई खामोशी में गूंज उठी, तो यही अंजाम चाहिए था तुम्हें हरामियों। कम से कम अब पूरा परिवार फिर से एक साथ तो है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। मेरे पिछले जन्म की सारी जलती हुई नफरत उनकी दर्दनाक मौतों के साथ जैसे खत्म हो चुकी थी। अब अंदर सिर्फ एक खालीपन बचा था, मानो कोई अधूरा काम आखिरकार पूरा हो गया हो। लेकिन तभी जैसे ही मैंने बंकर लौटने के लिए अपने सूट के थ्रस्टर चालू किए, मेरे लाइफ साइन रेडार ने अचानक बीप करना शुरू कर दिया। मेरे वाइजर पर चेतावनी चमकी, टारगेट एट 3 o'clock, डिस्टेंस 50 मीटर्स, वीक थर्मल सिग्नेचर डिटेक्टेड। मैं एक पल के लिए जम गया, फिर धीरे धीरे बर्फ पर कदम रखते हुए उस सिग्नल की तरफ बढ़ने लगा। वो निशान मुझे ट्रेन और मेरे पहाड़ी बंकर के बीच पड़े एक विशाल पत्थर के पीछे ले गया और वहाँ टूटी चट्टानों और गहरी बर्फ में आधी दबी हुई एक इंसानी आकृति तड़प रही
रही थी। उसकी उंगलियां नंगी थीं और वह पूरी ताकत से जमी हुई बर्फ को खरोच रही थी। मैं थोड़ा और करीब गया, फिर मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वो लू रुआन थी। उसने 7-8 फटी हुई गंदी परतों वाले कपड़े पहन रखे थे। ऊपर एक सैनिकों वाला कोट था जो खून और गंदगी से पूरी तरह सना हुआ था। उसके बाल पूरी तरह बर्फ बन चुके थे। चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट के घाव थे जिनसे पीप बह रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी। उन आंखों में एक पागलपन भरी जिंदा रहने की जिद चल रही थी। अविश्वसनीय। ट्रेन पूरी तरह जमने से ठीक पहले वो किसी तरह बाहर निकल आई थी। -85 डिग्री की उस मौत जैसी बर्फीली आंधी में वो 2 दिन और 2 रात तक एक कीड़े की तरह रेंगती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी दूर उस गर्म स्वर्ग जैसे बंकर को देखा था। मेरे कदमों की आवाज सुनकर लू रुआन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी पलकों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी, दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे वो लंबी काली परछाई दिखाई दे गई। उसकी आवाज की नसें ठंड से लगभग नष्ट हो चुकी थी। उसके मुंह से टूटी हुई धौंकनी कैसी खरखराती आवाज निकली। उसने अपना काला पड़ चुका हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे वाइजर के काले शीशे के पीछे से मैं उसकी आंखों में वो पागलपन भरी जीने की चाह साफ देख सकता था। फिर मैंने धीरे से कहा, जिंदा रहने की तेरी जिद तो कमाल है। कॉकरोच भी तुझे अपना बाप मान ले। मैं उसके सामने झुका, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने अपने हेलमेट का वाइजर खोल दिया। सफेद भाप का गुबार बाहर निकला और मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। एक ऐसा चेहरा जिसे लू रुआन जिंदगी में सबसे ज्यादा पहचानती थी। गरम, साफ, बिल्कुल स्वस्थ। मेरे चेहरे पर ठंड का एक भी निशान नहीं था। जम चुकी जमीन पर पड़ी लू रुआन के आंखें अचानक फैल गईं। उसे आखिर समझ आ गया उसके सामने खड़ा आदमी कौन था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उस मौत जैसी ठंड में वो मुस्कान और भी ज्यादा निर्दयी लग रही थी। मैंने नीचे उसकी दयनीय हालत को देखते हुए कहा। मुझे देखकर हैरान हो गई। अफसोस, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। जो बोओगे आखिर वही काटोगे। लू रुआन के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन गालों तक पहुंचने से पहले ही बर्फ के मोती बन गए। वो कुछ कहना चाहती थी। वो भीख मांगना चाहती थी। कहना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे बस एक मौका और दे दो। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मैंने अपनी कमर से एक थर्मस निकाला। ढक्कन खोलते ही गर्म गुड़ और अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में फैल गई। -85 डिग्री की उस मौत भरी ठंड में वो खुशबू किसी भगवान की सांस जैसी लग रही थी। लू रुआन उस थर्मस को पागलों की तरह घूरने लगी। मैं उसकी सूखी गले से निकलती निगलने की आवाज साफ सुन सकता था। मैंने आराम से चाय का एक लंबा घूंट लिया और फिर बाकी पूरी गर्म चाय उसके सामने जमी हुई बर्फ पर उड़ेल दी। छन, गर्म चाय बर्फ पर गिरते ही भाप बनकर उड़ने लगी। फिर मैंने अपना वाइजर वापस बंद किया और खड़ा हो गया। अगले ही पल मेरे एक्सोस्केलेटन सूट के थ्रस्टर जल उठे। मैं तेजी से पीछे उछला और पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ गया। पीछे लू रुआन अकेली पड़ी रह गई। उसका हाथ अब भी हवा में फैला हुआ था। उसी बेबस हालत में उसकी आंखों की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। 5 मिनट तक बर्फीली हवाएं चीखती रहीं और फिर उस बर्फीली वीरान दुनिया में एक नई बर्फ की मूर्ति जुड़ गई। एक ऐसी मूर्ति जिसका नाम था लालच। उधर अपने गर्म अंडरग्राउंड बंकर के बेडरूम में लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया, पूरी तरह शांत, पूरी तरह सुकून में। पुनर्जन्म के बाद वो मेरी जिंदगी की सबसे गहरी नींद थी, लेकिन उस शांत रात में भी प्रलयकारी सर्दियों की असली शुरुआत अभी बाकी थी।